गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे हैं। मैं पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। और सार्थक पहल के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान, और संविधान के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं संसद। संसद का प्रावधान किस आर्टिकल में है? जो वे 79 क्या लिखा है? भारत की एक संसद होगी और किस किस से मिलकर बनेगी? राष्ट्रपति और दो सदन लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। 80 में राज्यसभा का प्रावधान और 81 में लोकसभा का प्रावधान। क्या होती है राज्यसभा? हाँ, राज्यसभा में 530 सदस्य होते हैं। नहीं, 530 तो लोकसभा में, राज्यसभा में 250। हाँ, फिर से बोलो, क्या है राज्यसभा? क्या है? राज्यसभा संसद का उच्च सदन। संविधान के आर्टिकल 80 में प्रावधान ये लिखना है हमें, और इसके सदस्यों की संख्या 250 नहीं, बस यही लिखना है। 2 नंबर 3 नंबर में कुछ। आर्टिकल 82 में क्या पढ़ा हमने? प्रत्येक जनगणना के बाद में मनाओ विच्छेद। हाँ, प्रत्येक जनगणना के बाद में परिसीमन, यही है उसमें। और कब कब हुआ है परिसीमन? 2002, 52, 62, 72 और 2002। 1972 में क्या बोला था? जो परिसीमन हुआ था, तो जो जनगणना हो गई है अब ये फिक्स है। और अब कब होगा? 2001 की जनगणना के बाद, 2001 की जनगणना के बाद। और 2001 में की जनगणना हुई और 2002 में परिसीमन आयोग गठित किया। उन्होंने लोकसभा सदस्यों का, लोकसभा सीटों का पुनर्गठन किया था, ठीक। लेकिन सीटों की संख्या ना तो कम की और ना ही ज्यादा की, और बोला कि ये 2026 के बाद जो जनगणना होगी उसके बाद में फिर परिसीमन आयोग का गठन होगा, फिर परिसीमन किया जाएगा, और तब तक जो है 1971 की जनगणना के अनुसार ही सीटों का आवंटन रहेगा। 2002। अब कब होगा परिसीमन आयोग का गठन? 2031 के बाद। 2031 के बाद 2031 की जनगणना होगी और उसके बाद में परिसीमन आयोग का गठन होगा। उसके बाद में परिसीमन आयोग का गठन होगा। कल जो हमने पढ़ा है उसी के विषय में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, उसको डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो 80 उच्च सदन, इसे क्या कहते हैं? राज्यसभा। राज्यसभा, राज्यसभा या उच्च सदन, बुद्धिजीवियों का सदन। बुद्धिजीवियों का सदन। ब्रिटेन में क्या बोलते हैं इसे? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ब्रिटेन में क्या बोलते हैं इसे? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। बुद्धिजीवियों का सदन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है बुद्धिजीवियों का सदन? जैसे कला, साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान से जुड़े हुए 12 लोग जो है विशेषज्ञ होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति महोदय जी द्वारा मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति महोदय जी द्वारा मनोनीत किया जाता है। कौन कैसा होता है निर्वाचन इनका? अप्रत्यक्ष रूप से। कौन करता है? राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है राज्यसभा के? राज्यसभा के 5 वर्ष होता है, लेकिन 2 वर्ष में 1/3 लोगों। पूजा आप बताओ। वो बोले कि ऐसे कर रही थी आप पीछे से। शायद 6 वर्ष। 6 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष होता है। और 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद में सेवानिवृत्त होते जाते हैं। ब्रिटेन में क्या बोलते हैं राज्यसभा को? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और भारत में क्या बोला जाता है? उच्च सदन।
उच्च सदन या राज्यसभा या बुद्धिजीवियों का सदन। क्या बोला जाता है इसे? बुद्धिजीवियों का सदन। पहली राज्यसभा का गठन कब हुआ था प्रिया? सर 1952। पहली राज्यसभा का गठन, पहली राज्यसभा का गठन, और ये हुआ है 3 अप्रैल 1952। 3 अप्रैल 1952। 3 अप्रैल 1952। भारत में प्रथम जो आम चुनाव हुए थे वो 1952 में हुए थे। 1952 में हुए थे। ठीक, आम चुनाव किसे कहते हैं? आम चुनाव। जैसे अभी चिचोली का कल पेपर में दिया था या आज के पेपर में दिया रहेगा, बैलेट पेपर पे नाम भी गलत लिख लिए थे प्रत्याशियों के, है ना? सहकारी समिति का चुनाव, तो आम चुनाव है क्या? नहीं। सहकारी समिति में केवल किसान लोग जो होते हैं या जो भूमि स्वामी है वही लोग वोट देते हैं, तो आम चुनाव हुए क्या? नहीं। इसी प्रकार वनाधिकार समिति, तो जो वन्य क्षेत्र वाले जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं वही चुनते हैं इसमें, तो वो आम चुनाव हुए क्या? नहीं। मंडी अध्यक्ष का चुनाव होता है तो उसमें सब लोग तो वोट नहीं देते। छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव होता है तो उसमें सभी लोग, प्रोफेसर लोग वोट नहीं देते, उसमें सिर्फ स्टूडेंट देते हैं। तो ये सब आम चुनाव नहीं है। आम चुनाव वो है जिसमें सभी वर्गों के, सभी धर्मों के, सभी जाति के वयस्क मताधिकार, एक ही शर्त है उसकी, क्या? वयस्क मताधिकार। उसके आधार पर जो चुनाव संपन्न कराए जाते हैं उसे आम चुनाव कहते हैं। और पहले आम चुनाव कब हुए भारत में? 1952 में। और उसी के बाद में ये राज्यसभा और लोकसभा का गठन। तो पहली राज्यसभा का गठन हुआ 3 अप्रैल 1952 और इसकी पहली बैठक हुई थी, पहली बैठक 13 मई 1952। पहली बैठक 13 मई 1952। पहली बैठक जो हुई है 13 मई 1952 को, और इसे नाम दिया गया हाउस ऑफ स्टेट। 23 जुलाई 1952। क्या नाम दिया इसे? नाम दिया हाउस ऑफ स्टेट, अर्थात राज्य परिषद। हाउस ऑफ स्टेट, राज्य परिषद। कब नाम दिया? 1952। 23 जुलाई 1954, अगली तारीख लिखेंगे 23 जुलाई 1954, और इसका नाम हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा फाइनल नाम कब मिला इसे? 23 जुलाई 1954। 23 जुलाई 1954 क्या नाम मिल गया इसे? राज्यसभा। पहले क्या बोलते थे इसे? हाउस ऑफ स्टेट, और फिर क्या बोला इसे? राज्यसभा। प्रथम सभापति कौन थे राज्यसभा के? प्रथम सभापति, ये सबको पता होना चाहिए। प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्यों थे? नेहा आप बताओ, सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम सभापति क्यों थे राज्यसभा के? हाँ जी, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति थे। पर हमें आर्टिकल 64 पढ़ना पड़ेगा ना, वहां पे आर्टिकल 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ये हमें सबूत देना पड़ेगा ना, ऐसे हवाई काम करेंगे तो फिर 1 नंबर मिलेगा, 2 में से आधा नंबर भी दे सकते हैं। और प्रूफ देना पड़ेगा कि आर्टिकल 64 के अनुसार जो उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, इसलिए ये पहले प्रथम सभापति बने। तो प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तत्कालीन उपराष्ट्रपति। बहुत पढ़ना होता है, मैं डॉक्टर राधाकृष्णन को अभी हम नहीं पढ़ेंगे।
निर्वाचन कैसे होता है? किसका निर्वाचन? निर्वाचन की बात कर रहे हैं तो किसका निर्वाचन? हाँ? राज्यसभा के सदस्यों का। कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। किस आधार पर? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति, गुप्त मतदान। गुप्त मतदान ये पद्धति है इनकी। ठीक। किस अधिनियम के तहत होता है? अधिनियम है इनके लिए। कोई भी निर्वाचन जो होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। और अधिनियम है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। जन प्रतिनिधित्व सन बोला किसी ने? 1951। जन नहीं 1951। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और संशोधन हुआ है उसमें 1961 में। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम भी बोला जाता है, वह संशोधन 1961। आप चाहो तो वो वहां देख भी सकते हैं, यह अधिनियम रखा हुआ है हमारे पास में। जन प्रतिनिधित्व या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और संशोधन कब हुआ? 1961। संशोधन कब हुआ? 1961 में। दोनों साथ में आए क्या? नहीं सर, मन मंदिर पास पड़ गया। मन मंदिर जगह ही खराब है। कोई भी मिल ही जाता है मन मंदिर के पास में, है ना? आसपास भटकते ही रहते, तो वहाँ जरा ज्यादा ध्यान नहीं देना इधर उधर। कोई भी मिल जाए तो उसको उठाना भी नहीं, छोड़ देना उसको वहीं पे। क्लियर हो गया ये? तो निर्वाचन जो होगा, किसी का भी निर्वाचन, तो इसमें यही कॉमन सी बात है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और संशोधन कब हुआ? 1961। और कैसा होता था पहले ये चुनाव? गोपनीय होता था, अब ओपन बैलेट से होता है 2003 से। ओपन बैलेट, ओपन बैलेट से होता है। क्या योग्यताएं हैं इसकी? ये तो सबको पता है, राज्यसभा सदस्य की योग्यताएं। बड़ा सरल सा क्वेश्चन जिसकी हमें चर्चा अभी यहाँ पर नहीं करना चाहिए, लेकिन पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, है ना? तो अनिल कुमार ये बताएंगे क्या क्या योग्यता होती है लोग राज्यसभा सदस्य की? कल पढ़ा ना अपन ने, संसद सदस्य की योग्यताएं। लिखना जरूर नहीं है अभी। हाँ, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। हाँ। और आयु है 25 वर्ष। नहीं जी, कल आपको अलग से समझाया था मैंने, आपके कान में भी मंत्र फूका था ना। 30 वर्ष राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष या उससे अधिक हो, भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पर न हो, सक्षम न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित न किया गया हो। तो योग्यताएं हो गई। सदस्य हमने बता दिए थे। सदस्य तो 250, ठीक। वर्तमान में कितने? वर्तमान में 245। 245। यहां से क्वेश्चन अक्सर उठ रहा है, लेकिन मैं इतना डिटेल में यह नहीं पढ़ाऊंगा। आप लोगों को एक सूची देंगे तो उसके अनुसार क्वेश्चन कैसा बनता है। समान राज्यसभा सीटों वाले राज्य कौन कौन से हैं? किस राज्य को सर्वाधिक राज्यसभा सीटें प्राप्त हैं? निम्नलिखित में से कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनको केवल राज्यसभा में एक एक सीट प्राप्त है? ऐसे क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। आपको डिटेल में से पढ़ना पड़ेगा। कुछ बातें मैं नोट करवा देता हूं। तो 245 है, तो 245 में भी राज्यों के लिए और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए
केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। तो राज्यों के लिए 229 और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 4। 229 और ये 4 कितने हो गए? 233। 233 और 12 सदस्य मनोनीत। मनोनीत कितने हो गए? 12। कितने हो गए? 245। राज्यों और क्या? 8 केंद्र शासित प्रदेश। अभी अभी करेंट का बोल रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं? यहाँ हिसाब गलत लिखा क्या मैंने? सर वो राज्यों के लिए 225 पड़ी। राज्यों के लिए 200। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 8। अभी इसमें जोड़ घटाने में कई गड़बड़ी दिख रही क्या? राज्यों के लिए 229, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 4, टोटल कितने हो गए? 233। और मनोनीत कितने हैं राष्ट्रपति महोदय जी द्वारा? 12, टोटल कितने हो गए? 245। लेकिन अभी बीच में क्या हुआ? 2019 में 2019 में दादर नगर हवेली और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर बोलेंगे। फिर दमन दीव तो उसमें ऐड कर दिया ना। तो 2 नए केंद्र शासित प्रदेश अभी फिलहाल हमारे पास में है, जम्मू कश्मीर, दमन दीव। तो इसमें भी क्या है, कुछ सीटों का जो राज्यसभा सीटें थी वो केंद्र से कहां चली गई? राज्यों में। तो यदि वर्तमान में 2019 से बोलेंगे, 2019 से, तो अब राज्यों के पास कितनी बची? राज्यों के पास 225। केंद्र के पास, केंद्र शासित प्रदेश अब कितनी हो गई? 4 और 4 8। कितनी हो गई यहाँ पर? 8। और मनोनीत कितनी हो गई? 12। मनोनीत कितनी हो गई? 12। तो अब हो गए 245। तो ये वर्तमान स्थिति है। केंद्र शासित प्रदेश चूंकि छोटा है तो हर केंद्र शासित प्रदेश के पास में राज्यसभा सीट भी नहीं, हर केंद्र शासित प्रदेश के पास में नहीं है। तो किस केंद्र शासित प्रदेश के पास में? जहां पर विधानसभा है। तो दिल्ली के पास में 3 लिख लेंगे, इसे नोट करेंगे। दिल्ली के पास में 3, पुदुचेरी के पास में 1, पुदुचेरी के पास में 1, जम्मू कश्मीर के पास में 4, जम्मू कश्मीर के पास में 4। यही क्वेश्चन बन जाता है, सर्वाधिक राज्यसभा सीटें किस केंद्र शासित प्रदेश के पास में है? या निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश के पास में एक भी राज्यसभा सीट नहीं है? ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। क्लियर हो गया? राज्यसभा के बारे में अपन ने पढ़ा कि राज्यसभा का गठन जो है आर्टिकल 80 के तहत एक राज्यसभा है, जिसे उच्च सदन या बुद्धिजीवियों का सदन भी कहा जाता है। ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन में इसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। और प्रथम आम चुनाव के पश्चात 3 अप्रैल 1952 को भारत में प्रथम राज्यसभा का गठन किया गया। पहली बैठक 13 मई 1952 में हुआ और धीरे से इसका नाम बदलकर हाउस ऑफ स्टेट कर दिया और 23 जुलाई 1954 को इसका नाम राज्यसभा, कब? 23 जुलाई 1954 को इसका नाम राज्यसभा कर दिया। प्रथम जो सभापति थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। विजया मैडम आप बताएं क्यों थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन? सर ये मतलब उपराष्ट्रपति रहे। हाँ, उपराष्ट्रपति, वो तो लिखा है मैंने, तत्कालीन उपराष्ट्रपति है ना। आर्टिकल 64 वहां जाना पड़ेगा, आप लेट आए, नहीं तो आपको पता रहता। आर्टिकल 64 में दिया कि उपराष्ट्रपति पदेन जो है राज्यसभा के सभापति होते, तो इसलिए वो राज्यसभा के सभापति रहेंगे। ठीक। निर्वाचन जो है किसका? उपराष्ट्रपति का, राज्यसभा के सदस्यों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा 2003 से क्या होता है? ओपन बैलेट के माध्यम से, ओपन बैलेट के माध्यम से होता है, मतलब बैलेट पेपर के माध्यम से होता है। पहले गुप्त मतदान की जो प्रक्रिया थी, चुपचाप से जाके अपना
मत व्यक्त करते थे। और अधिनियम जन प्रतिनिधित्व अधिनियम या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 संशोधित कब किया गया इसे? 1961 में। योग्यता है क्या होना चाहिए? 30 वर्ष या उससे अधिक आयु होना चाहिए, भारत का नागरिक हो, और क्या है? लाभ के पद पर न हो, और सक्षम न्यायालय द्वारा उसे पागल या दिवालिया घोषित न किया गया। सदस्यों के बारे में अपन ने पढ़ लिया। कौन करता है निर्वाचन इसका? संबंधित राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा इनका निर्वाचन किया जाता है। ठीक। अब राज्यसभा के पदाधिकारी, ये भी पढ़ लिया था हमने, आर्टिकल तो पढ़ लिया था। राज्यसभा के पदाधिकारी, आर्टिकल कौन सा था? 18 है। देखो काय में दिया है, राज्यसभा के पदाधिकारी। हाँ? 18 राज्यसभा के पदाधिकारी। ठीक। और 2 पदाधिकारी होते हैं, एक सभापति और एक उपसभापति। तो सभापति के बारे में पढ़ते हैं तो आर्टिकल 64 के तहत जो उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। एक जनरल सा क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, यहीं से उठाते हैं। आपको पता है कौन सा क्वेश्चन? नहीं, इतने अंतर्यामी तो नहीं है क्या नाम कि आपने क्वेश्चन सोचा और हम ही बता दें। यहाँ से एक ही क्वेश्चन उठता है कि ऐसा कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? ऐसा कौन सा सदन है जिसका सभापति उसका सदस्य नहीं होता? तो वो है राज्यसभा। राज्यसभा के सभापति जो होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, उनको बाहर से लाया जाता है। उसको क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, एकदम सरल तरीके के क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें गिना जाता है ये। तो राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसका सभापति उसका सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति का या सभापति की बात करें, सभापति के बारे में 2-3 बातें बता दी मैंने, है? तो आर्टिकल 64 अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति इसका पदेन सभापति होता है। ये क्लियर हो गई बात। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। कार्यकाल कितना होगा उपसभापति का? 5 वर्ष। सॉरी, सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष। 5 वर्ष। कौन है अभी राज्यसभा के सभापति? जगदीप धनखड़ जी। और इससे पहले कौन थे? वेंकैया नायडू जी। ठीक है। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन आपको कौन से सामान्य से तैयार करना पड़ेगा। अभी पहले मैंने कहीं लिख के भी रखे होंगे लेकिन इसमें नहीं लिखा है कि कौन से राष्ट्रपति राष्ट्रपति बने हैं, है ना? कौन से उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 2 बार हुआ है? कौन से उपराष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई? ये सारी बातें हमें उसमें नोट करके रखना होता है। ठीक। मैं कोई पेज वगैरह शेयर करूंगा ग्रुप में, तो उसमें से लिख लेना। अभी नहीं है मेरे पास में। तो प्रथम कौन थे ये तो बता दिए, सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन। वर्तमान में कौन है? जगदीप धनखड़ जी। और इससे पहले वेंकैया नायडू जी। क्या कार्य होते हैं इसका? सत्र के दौरान उपराष्ट्रपति सभापति के कार्य करते हैं। सभापति के कार्य करते हैं, जो भी सभापति के रूप में दायित्व है वो। बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। राज्यसभा की जो भी बैठक होगी उसके अध्यक्ष कौन होंगे? सभापति। बैठकों की अध्यक्षता करना। दूसरा, अनुशासन बनाए रखना। कैसे अनुशासन बनाए रखते हैं मोहित? आप संसद टीवी देखते हो कभी? देखना चाहिए, आप लोगों को देखना चाहिए। ठीक। उसमें देखो कैसे चिल्लाते हैं, वो बोलते हैं शांत रहो शांत रहो, और वो बोलते जाते हैं। कल जो है, कल की घटना है, परसों के दिन, जो तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष है, कौन है? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री
ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी, उन्होंने वॉकआउट कर दिया था, है ना, कि हमें बोलने ही नहीं दिया जा रहा है, माइक बंद कर दिया करके। ये पढ़ा था क्या पेपर में? पढ़ा होगा आप लोगों ने कि हमें बोलने ही नहीं दिया जा रहा है करके, वहां पर संसद में हमें बोलने ही नहीं दिया जाता है, माइक बंद कर देते हैं हमारा। और जो पक्ष, सत्ता पक्ष है, वो बोलता है कि बोलने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उसके लिए टाइम फिक्स है, इतने समय में ही बोलना है। हमने कई नेताओं को देखा है जो पूछो कुछ और बोलते कुछ ही है, उनको वही जो उनको बोलना होता है वही बोलते हैं। तो ऐसे समय में कभी कुर्सियां फेंकने वाला मैटर आता है, कभी वोट के बदले नोट वाला मैटर आता है, उसमें जैसे ढेर सारी अभद्र भाषा का प्रयोग, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप वही शुरू हो जाते हैं, सभा में ही शुरू हो जाते हैं। तो फिर क्या करते हैं, ये उनको शांत कराना इनका काम होता है। किसका? सभापति का। तो अनुशासन बनाए रखना, नंबर से बोलना, एक साथ में सब लोग नहीं बोलेंगे, एक के बाद एक बोलेंगे, तो ये काम इनका है, अनुशासन बनाए रखना। राज्यसभा में विधेयक पारित करने की अनुमति देना, राज्यसभा में विधेयक पारित करने की अनुमति देना, विधेयक पारित करने की अनुमति देना। कौन सा विधेयक राज्यसभा में पारित कर सकते हैं? प्रस्तुत करने की बात कर रहे हैं, पारित तो सभी करेंगे, प्रस्तुत करने की बात कर रहे हैं। धन विधेयक को छोड़कर सभी प्रकार के विधेयक होते कितने प्रकार के होते? साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक साधारण एक होता है निजी विधेयक और एक सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक और एक कौन सा? गैर सरकारी या निजी, गैर सरकारी बोलेंगे उसे, ये विधेयक होते हैं। तो ये इसके अलग अलग प्रकार हैं, अपन पढ़ेंगे जब विधेयक पढ़ेंगे। तो इसमें से केवल धन विधेयक को छोड़कर, धन विधेयक को छोड़कर संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। पहले राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, वो तो एक ऐसा अस्त्र है जिसमें राज्यसभा को बहुत अधिक शक्ति है, दोनों सदनों को अलग अलग उसे पारित करना होता है, कोई बैठक नहीं, कोई कुछ नहीं उसके ऊपर, ठीक। लेकिन धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की शक्ति कम है। क्लियर हो गया? लिखेंगे धन विधेयक को छोड़कर अनुमति देते हैं, बिना सभापति के अनुमति के कोई विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, ठीक। कोई भी विधेयक यदि राज्यसभा का सदस्य भी राज्यसभा में कोई विधेयक प्रस्तुत करना चाहता है तो सभापति से पहले अनुमति लेना पड़ेगा। निर्णायक मत देना, यह भी सभापति का कार्य है, निर्णायक मत देना। अब आप बताओ निर्णायक मत क्या होता है? इवने जी, निर्णायक मत देना। हाँ, आप बताओ। नहीं, आप बोलेंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता काम कौन करता है दोनों में से? ऐसा कोई काम करते हैं क्या? आप करते हैं, अच्छी बात। हाँ, निर्णायक मत। सर जब वोटिंग बराबर आ जाए बस तो बस फिर एक मत दे देता है, हाँ, जिसकी तरफ देगा वो जीत जाएगा। देखो सदन के उपस्थित कितने सदस्य हैं, अब मान के चलो कि 245 में से 220 सदस्य आए हैं आज, और किसी विषय पर निर्णय करना है, 110 हो जाए, 110 हो जाए दोनों इधर, तो अब निर्णय तो बहुमत से होगा। तो बहुमत है क्या? अभी नहीं। तो ये सभापति जिधर वोट दे देगा, 111 हो गया, मतलब बहुमत हो गया। तो इसे निर्णायक मत कहेंगे। जब कहीं पर भी सदन में बराबर मत हो जाए तब ये अपना निर्णायक मत देता है। क्लियर हो गया? तो निर्णायक मत देना। अब उपसभापति के बारे में पढ़ते हैं। उपसभापति, उपसभापति, उपसभापति। अब इसमें कार्यकाल कितना होगा उपसभापति का?
6 वर्ष है ना, लेकिन राज्यसभा सदस्य के रूप में 6 वर्ष होगा, सभापति के रूप में भी फिक्स 6 वर्ष हो ये निर्धारित नहीं। राज्यसभा सदस्य के रूप में 6 वर्ष का उसका कार्यकाल होता है। ऐसा नहीं है कि उसको उपसभापति बना दिया तो फिर से वो 6 वर्ष तक काम करेगा, ऐसा नहीं। जैसे ही उसका समय पूरा हुआ उसकी जगह नए सभापति का निर्वाचन हो जाएगा। आयु कितनी होती है सभापति के लिए? 30 वर्ष है ना, और उपसभापति के लिए 35 वर्ष। सॉरी, उपसभापति के लिए 30 वर्ष और सभापति के लिए 35 वर्ष, क्योंकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल इन तीनों के लिए आयु कितनी होना चाहिए? 35 वर्ष। क्योंकि सभापति जो है वो पदेन उपराष्ट्रपति है, इसलिए मतलब उपराष्ट्रपति जो है पदेन सभापति होता है, इसलिए उसकी आयु 35 वर्ष होती है। लेकिन उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है, इसलिए इसके लिए आयु कितनी? 30 वर्ष होगी। चुनाव कैसे होगा? राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कैसे होगा? देखो बड़ा क्वेश्चन। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, मुझे पता था कि आप यही गलती करोगे, इसलिए तो बोला बड़ा क्वेश्चन। सर्वसम्मति से कुछ नहीं है, ऐसे बैठे सब लोग हाथ खड़े कर दे, ये हमारा सभापति, ये काम खत्म। क्लियर एकदम, कोई कठिन प्रोसेस नहीं है इसकी। तो क्या है, निर्वाचन कैसे होगा? राज्यसभा के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से, सर्वसम्मति से, सर्वसम्मति से। कार्य क्या है इसके? राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में या सभापति की अनुपस्थिति में सभापति के सारे कार्य संपन्न करना। तो जो उसके कार्य पड़े वो इसके हो जाएंगे। सभापति की अनुपस्थिति में उसके कार्य संपन्न कर। हटाने की प्रक्रिया क्या होगी? उपसभापति की बात कर रहे हैं, उपसभापति को हटाने की प्रक्रिया नहीं जी, ऐसे नहीं हटाएंगे। नौकरी लेना आसान है, लेकिन उसे हटाना उतना ही कठिन है। आप लोगों को लगता होगा कि नौकरी लेना बड़ा कठिन है, नौकरी लेने से ज्यादा कठिन किसी को नौकरी से बर्खास्त करना होता है। हाँ, राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा कैसे हटाएंगे? राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा 14 दिन पूर्व सूचना देकर, 14 दिन पूर्व सूचना देकर, जो प्रोसेस है वैसे ही इनके लिए भी, ठीक है। 14 दिन पूर्व सूचना देकर कितने सदस्य प्रस्ताव लाएंगे? 1/4। राज्यसभा के 1/4 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव लाना पड़ेगा, संकल्प पारित करना पड़ेगा। ये प्रस्ताव पारित होगा 1/4 सदस्यों द्वारा, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पारित 2/3 सदस्यों द्वारा। पारित कितने सदस्यों से करना पड़ेगा? 2/3। लाने के लिए 1/4 और पारित करने के लिए 2/3। 2/3 सदस्यों द्वारा इसे पारित करना होगा। अब हम एक सरल सा क्वेश्चन, इसे डिटेल में और भी जगह मिलेगा हमें। राज्यसभा की शक्तियां, राज्यसभा की शक्तियां। वैसे ये क्वेश्चन अब उतने ज्यादा महत्वपूर्ण बचे नहीं है, इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। राज्यसभा की शक्तियां, राज्यसभा की शक्तियां। अब ये मतलब बीए वाले 12th वाले ये क्वेश्चन बन गए हैं, ये एमपीपीएससी इसमें उसमें ज़्यादा नहीं पूछे जाते, लेकिन इसके अंदर से क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो समझ के होते हैं, ठीक। तो राज्यसभा की शक्तियों में सबसे पहला विधायी शक्ति, विधायी शक्ति। नेहा बताइए जरा, विधायी शक्तियां क्या होती है? विधायी शक्तियां जो
ये उपसभापति के पास। नहीं, तो मुझे आशा थी कि आपको इसका उत्तर पता होगा। मैंने बोला ना, समझ का क्वेश्चन नहीं है, याद करने वाला रटने वाला तो क्वेश्चन ही नहीं है। आप बोलिए वंशिका। टॉपिक पे कानून बनाना कानून बनाने की शक्ति, बस ठीक। विधायी शक्ति मतलब कानून निर्माण से संबंधित शक्ति, विधि निर्माण से संबंधित शक्ति, विधेयक प्रस्तुत करने की शक्ति, विधेयक को पारित करने की शक्ति। तो विधेयक तो साधारण विधेयक इसमें प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। संविधान संशोधन विधेयक प्रत्येक सदन द्वारा पृथक पृथक पारित करना होता है, ठीक है। गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक में ये इसके सदस्य भाग लेते हैं, ये सारी प्रक्रिया। धन विधेयक के ऊपर शक्तियां कम है, लेकिन फिर भी 14 दिन तक उसके ऊपर विचार करके अपने संशोधन दे सकती है। ये सारी क्या संबंधित है? कानून निर्माण से संबंधित शक्ति है। सबसे बड़ी शक्ति साधारण विधेयक के संबंध में और संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में। संविधान संशोधन विधेयक तब तक पारित नहीं माना जाता जब तक राज्यसभा उसे पृथक से पारित न। क्लियर एकदम? और उस पर गतिरोध भी नहीं होता। राज्यसभा ने पारित नहीं किया तो विधेयक वहीं के वहीं खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। क्लियर होती है बात? क्लियर हो गई है? ये विधायी शक्तियां, ये विधायी शक्तियां है। फिर है संविधान संशोधन की शक्ति, विधायी शक्तियों में ये, लेकिन अलग से लिख लिया हमने पॉइंट। संविधान संशोधन से संबंधित शक्ति, संविधान संशोधन संबंधी शक्तियां। तो संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा में पारित संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक राज्यसभा में पृथक से पारित करना होता है। करना होता है, किया जा सकता है नहीं, करना ही होता है। जब तक वो पारित न करे नहीं होता। जो विशेष संविधान संशोधन या ऐसा कोई कृत्य हो जो राज्यों के अधिकारों को प्रभावित करता हो, तो उसके लिए भी राज्यसभा से उसे पृथक से पारित करके आधी से अधिक राज्यों से उसकी सहमति लेना होता है। तो संविधान संशोधन से संबंधित तो महत्वपूर्ण भूमिका है इसकी राज्यसभा की। राज्यों का प्रतिनिधित्व ही करते हैं। सदस्यता समाप्त करने की शक्ति, सदस्यता समाप्त करने की शक्ति, सदस्यता समाप्त करने की शक्ति। अब दो तरीके से होती है सदस्यता समाप्त। एक तो लाभ का पद वगैरह आर्टिकल 102 में दिया हुआ, आर्टिकल 102 अभी पढ़ेंगे अपन। और एक होता है दल बदल वाला। तो दल बदल के आधार पर सदस्यता कौन समाप्त करता है? सभापति। लोकसभा का है तो लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा अध्यक्ष उसकी सदस्यता समाप्त कर देगा। और राज्यसभा का सदस्य है तो राज्यसभा का सभापति या उपसभापति उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है। सभापति नहीं है तो उपसभापति करेगा, ठीक। और 60 दिन बिना सूचना के अनुपस्थित रहता है तो भी इसकी सदस्यता अपने आप ही समाप्त की जा सकती है। सदस्यता समाप्त करने की शक्ति 60 दिन, ठीक। कोई इस राज्यसभा का सदस्य है और 60 दिन तक बिना पूर्व सूचना के लगातार अनुपस्थित रहता है तो फिर उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। अब इसमें एक कंडिका पढ़ी थी मैंने, कंडिका पढ़ी कि यदि ऐसी कोई घोषणा कर दी जाए कि सत्र चल रहा हो और 4 दिन तक उसे स्थगित कर दिया है तो 4 दिन स्थगन के माइनस कर देंगे तो 60 और 4 कितने दिन गिने जाएंगे? 64 दिन गिने जाएंगे। इस तरीके की कंडिका है इसमें, ठीक। नहीं तो बोलोगे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। और कथन में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कथन में जो दिए रहते हैं ना, 4-5 कथन दिए रहते हैं और फिर अपने को उसमें से चूज करना पड़ता है कि इसमें से कौन सा सही है क्या है। तो ऐसे में ये क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। फिर है आपातकालीन शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां।
आपातकालीन शक्तियां। आपातकाल आर्टिकल 352, 356, 360। तो राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत और 1962 से 65 तक 68 तक चला। पहला आपातकाल 1962 से 1968 तक। दूसरा जो आपातकाल है 1971 और तीसरा दूसरा 71 से 75 के बीच में चला है और तीसरा 77-78 में ये आपातकाल है। थोड़ी सी डेट इधर उधर हो सकती है। क्या तुम्हें कल बताया था मैंने? बताओ जरा। 1962 से 1968 पहला आपातकाल। हाँ। और दूसरा 1971। हाँ। तीसरा 1975 से 1977। तीसरा 1975 से 1977 तक। पहला आपातकाल क्यों लगा था? भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध। दूसरा भारत पाक युद्ध और तीसरा जो था वो आंतरिक सुरक्षा के लिए लगाया था। आंतरिक सुरक्षा अभी अपन ने कुछ दिन पहले पढ़ा था। क्या पढ़ा था? हाँ? संविधान हत्या दिवस। और क्या नाम बताया था उसका? क्यों लगाया था ये? अनिवार्य परिवार नियोजन। मीसाबंदी एक कानून के विरोध में, मीसाबंदी के विरोध में लगाया था। ठीक है? क्या आपातकालीन शक्तियां? हाँ, अब बता रहा हूँ ना। अभी तो जोड़ा उसको, पहले मैंने आपातकाल का। आपातकालीन शक्तियां। तो आपातकालीन शक्तियों में जब सदन काम नहीं कर रहा है, राज्य तो काम नहीं कर रहे हैं, तो राज्य सूची के विषयों पर कौन काम करेगा? राज्यसभा। आपातकाल के दौरान आपातकाल लगा हुआ है और लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा है, तब कोई भी कानून कौन बना सकती है? राज्यसभा बना सकती है। ये आपातकालीन शक्ति है उसकी। ठीक है? जब संसद लोकसभा कोई कानून काम नहीं कर रही है, तब राज्यसभा कोई भी कानून बना सकती है। आपातकालीन शक्तियां। एक आपातकाल का जो प्रस्ताव है वो राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। ये भी एक शक्ति है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। अब आर्टिकल 249, ये महत्वपूर्ण आर्टिकल, अब ये याद हो जाना चाहिए। आर्टिकल 249 बताओ कहाँ है मक्खी? नहीं, 249 आर्टिकल 249 आपको पता है? सर वो राज्यों की अनुमति। बिल्कुल ठीक और बहुत महत्वपूर्ण है। राज्यसभा राज्य सूची के किसी भी विषय को, राज्यसभा राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का बताकर संघ या समवर्ती सूची में शामिल कर सकती है। ये कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 249। राज्यसभा के लिए महत्वपूर्ण शक्ति। राज्यसभा राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का बताते हुए संघ या समवर्ती सूची में शामिल कर सकती है। ये 249 इतना सा पूछा जाता है मेंस में। आर्टिकल 249। अब देखो, हमने पढ़ा 42वां संविधान संशोधन 1976। क्या किया इसमें अपन ने? मौलिक कर्तव्यों की बात की। मौलिक कर्तव्य इसमें जोड़े गए सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर। फिर क्या पढ़ा अपन ने? प्रस्तावना में संशोधन, 3 शब्द उसमें जोड़े गए। और क्या पढ़ा था? क्या सर इसमें जो है आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल में भी आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति, ऐसा होगा शायद।
अशांति के स्थान पर ससल। ठीक है, पढ़ेंगे उसे। एक और महत्वपूर्ण कंडिका, किसको काम दूं मैं, ये आपको दे रहा हूं, ठीक है। एक अच्छा सा पेज लेना, कागज, उसकी बाउंड्री बनाना और उन 42वें संविधान संशोधन के विषय में डबल कलर में आप बनाना, ठीक है। क्या क्या प्रावधान इसमें किया गया है, इसे लघु संविधान संशोधन क्यों कहते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको तैयार करना है। कल या परसों के दिन आप वो पेज मुझे लाके दे देना, ठीक। तो एक इसमें यह भी किया गया है कि संघ सूची में 2 विषय, जैसे शिक्षा व वन, शिक्षा और वन जो है राज्य सूची से हटाकर संवर्धित सूची में शामिल किया गया। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा व वन को राज्य सूची से संवर्धित सूची में लाया गया है। शिक्षा व वन, अभी क्वेश्चन बन जाता है, शिक्षक किस सूची का विषय है, संवर्धित सूची का। मूल संविधान में किस सूची का विषय था, राज्य सूची का विषय था। 1952 में व्यापार और वाणिज्य को संघ सूची में शामिल किया गया। 1952 में व्यापार व वाणिज्य को संघ सूची में शामिल किया गया। व्यापार व वाणिज्य को संघ सूची में शामिल किया गया। क्लियर हो गया। आर्टिकल 249, आर्टिकल 249 2/3 बहुमत से इसे पारित करना होता है और इस संकल्प के द्वारा वो राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का बताकर संघ सूची या संवर्धित सूची में शामिल कर सकते हैं और इस आर्टिकल का उपयोग भी उन्होंने किया। ठीक, एग्जाम्पल से बताया। फिर अनुच्छेद 312, ये महत्वपूर्ण कार्य है 312। प्रिया बताइए जरा क्या है इसमें 312 में। सर किसी भी प्रशासनिक सेवा को अखिल भारतीय सेवा में, किसी भी अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, 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 आर्टिकल 312 राज्यसभा। अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी है अभी भारत में? IAS, IAS, IPS और IFS। एक IFS और अलग होता है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, वो कायम में अखिल भारतीय सेवाओं में नहीं। नहीं। अब धनेश्वरी मैडम ही बताएगी है या नहीं, क्यों है? ये केंद्रीय सेवाओं के अंतर्गत आती है या विदेश सेवाओं के अंतर्गत आती है। जैसे इनकम टैक्स विभाग की सेवाएं, ये केंद्रीय सेवाएं हैं, केंद्र सरकार ने नियुक्त किया है, केंद्र सरकार के लिए ही ये कार्य करते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं में क्या होता है, केंद्र सरकार उनकी नियुक्ति करती है और एक केडर बनाकर किसी राज्यों को सौंप देती है और बोलते हैं वेतन भत्ते अब आप देखते हैं। ठीक, केडर बनाकर राज्यों के हवाले कर देते हैं और राज्यों के लिए वो काम करते हैं। ठीक, तो वो अखिल भारतीय सेवाएं हैं। और जो केंद्रीय सेवाएं हैं केंद्र सरकार की होती है और केंद्र सरकार के ही विभागों के लिए वो पूरे भारत में काम करते रहते हैं, लेकिन उनका राज्य सरकारों से कोई संबंध नहीं होता। वो सीधी रिपोर्टिंग केंद्र सरकार को करते हैं और ये राज्य सरकारों को करते हैं और बड़े दिक्कत में रहते हैं ये अखिल भारतीय सेवाओं वाले। थोड़े से ट्रांसफर होते रहते हैं उनके इधर से उधर, राज्य सरकार जैसी बदलती है इनके भी तबादले इधर से उधर होते रहते हैं। ये पढ़ना हमारा काम नहीं है, लेकिन क्लियर हो गया। 312 अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? राज्यसभा ही कर सकती है। अन्य शक्तियां जैसे निर्वाचन संबंधी शक्तियां, अन्य शक्तियों में निर्वाचन संबंधी शक्तियां। अब बताएं जरा निर्वाचन संबंधी शक्तियां, नेहा जी आप बताएं
क्या है निर्वाचन संबंधी शक्ति है, ये अपन ने पढ़ लिया सब। जुबेर जी। हाँ जी, निर्वाचन संबंधी राज्यसभा की शक्ति है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेना, बस यही निर्वाचन संबंधी शक्ति है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किनके द्वारा किया जाता है? इन्हीं के द्वारा। उपसभापति का निर्वाचन, उपसभापति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। क्लियर हो गया? ये अन्य शक्तियों में निर्वाचन संबंधी शक्ति। और क्या हो सकता है? महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति के विषय में महाभियोग जब लाया जाता है तो राज्यसभा की भी समान शक्ति है इसमें। क्लियर हो गया? भारत के राष्ट्रपति के विषय में पढ़ लिया हमने और राज्यसभा के विषय में भी पढ़ लिया। राष्ट्रपतियों का जो भारत के महामहिम राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं उसका क्रम भी हमें याद करना होता है, तो उसके नाम भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पर कौन कौन से राष्ट्रपति किस नंबर के थे, और यहाँ ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। किसी को पता है क्या? इनको पता होगा वैसे। प्रिया बताओ मेरा। नहीं पता? वो पिछले साल अपन ने पढ़ा था, राजू की राधा जाकर गिरी फकरू रेड्डी की जेल में। राजू की राधा जाकर गिरी फकरू रेड्डी की जेल में। और फिर क्या है बताया था? रमा शंकर नारायण की कलम से, रमा शंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली, प्रणव राम द्रौपदी। ठीक, इसमें अब आगे जैसे ही बनेंगे हम जोड़ते जाएंगे। तो ये एक नाम है राजू, मतलब राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1952 से 1962 तक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर राधा कृष्णन, डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर राधा कृष्णन। जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन। वेंकटगिरी, वेंकटगिरी। फखरुद्दीन अहमद। रेड्डी, जीवी रेड्डी। ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह। रमा क्या है? वेंकट रमन, आर वेंकट रमन, वेंकट रमन। शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा जी। नारायण, के आर नारायण, आर के नारायण और के आर नारायण अलग अलग है दोनों। नारायण, के आर नारायण। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम। इसके बाद में
प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणव मुखर्जी जी, प्रणव मुखर्जी, राम नाथ कोविंद और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो देखो व्यक्ति के रूप में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें, नवें, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। कौन से नंबर के है अभी? 15वें नंबर के। ठीक, याद रखना बराबर। तो इसको एक चिट्ठे पे चिपका देना, आप एक कागज पे लिखना और यहाँ कहीं चिपका देना बड़े अक्षर में। क्या लिखा है? राजू की राधा जाकर गिरी, फकरू रेड्डी की जेल में, रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली, प्रणव राम द्रौपदी की। क्लियर हो गया ये? अब ऐसे ही एक हम प्रधानमंत्री के विषय में भी पढ़ेंगे। लिख लिया कैसे? नोट कर लो। किसी को पता है प्रधानमंत्री के नाम पूरे पूरे? जल्दी नोट करें। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 2 कार्यकाल इनके, 2 कार्यकाल कंटिन्यू, और तब तक उपराष्ट्रपति बने रहे डॉक्टर राधाकृष्णन। ठीक, फिर डॉक्टर राधाकृष्णन राष्ट्रपति बने, 1 कार्यकाल इनका। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। फिर वेंकट गिरी, फखरुद्दीन अहमद, जीवी रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह। इनके विषय में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्ञानी जैल सिंह जी के विषय में। वीटो पावर का सर्वप्रथम उपयोग करने वाले राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी। किस विषय पर? डाक सेवा से संबंधित है ना, इसी से तो, इसलिए मैं इनसे पूछने वाला था किस विषय से संबंधित, तो डाक विभाग से संबंधित। वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, ऐसे राष्ट्रपति जिनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, मध्य प्रदेश से संबंधित राष्ट्रपति। भोपाल के नहीं, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। के.आर. नारायण, प्रथम दलित राष्ट्रपति। डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, वैज्ञानिक राष्ट्रपति, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ये ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जिनके ऊपर किसी को कभी कोई डाउट नहीं रहा, कोई विरोध नहीं, कोई विरोधाभास नहीं, कोई कुछ नहीं। प्रतिभा पाटिल जी, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद जी और द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक, अब हम भारत के प्रधानमंत्री के विषय में चर्चा करेंगे। बड़ा कंफ्यूज रहते हैं इसमें, तो इसके लिए भी हम एक कोटेशन के रूप में ही पढ़ेंगे। जवाहर भाई लाल बहादुर, जवाहर भाई लाल बहादुर, 2 नाम मिल गए आपको। जवाहर लाल नेहरू, 1947 से 1964 तक कंटिन्यू, 1947 से 1964 तक जवाहर भाई लाल बहादुर। इंद्र बने मुरारी, इंद्र, आप लोग देख नहीं रहे हैं उधर से, ये खिचड़ी बना के रखी है इसने। जवाहर भाई लाल बहादुर, इंद्र बने मुरारी, इंद्र बने मुरारी। इंद्र क्या है यहाँ पर? इंदिरा गांधी, और मुरारी मतलब मोरारजी देसाई। 4 प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई। जवाहर भाई लाल बहादुर, इंद्र बने मुरारी। तब चौधरी के चरण छू
इंद्र भये राजी, तब चौधरी के चरण छू इंद्र बने राजी, इंद्र बने राजी। तब चौधरी के चरण छू, चौधरी चरण है? इंद्र, फिर इंदिरा गांधी दोबारा वापस आए और फिर राजीव गांधी 1984 से 1989। हम समय सहित लिखेंगे इसके ऊपर। तो जवाहर भाई लाल बहादुर इंद्र बने मुरारी, तब चौधरी के चरण छू इंद्र बने राजी, या इंद्र भय राजी ये भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ दिक्कत नहीं है, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद में जो एक एक 2-2 वर्ष के कार्यकाल है इसमें बड़ी दिक्कत है। विश्व चंद्र नरसिंह संहार, विश्व चंद्र नरसिंह संहारे, अटल देव भय गुजराला, अटल देव भय गुजराला, अटल देव भय गुजराला। विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्र चंद्रशेखर है ना, चंद्रशेखर बिल्कुल सही। और नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी जी, HD देवीगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल, या 3 लोग, इंद्र कुमार गुजराल। अटल ते मोहन बोले, अटल ते मोहन बोले, अटल ते मोहन बोले, क्या बोलेंगे? अटल ते मोहन बोले, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, ठीक है। जवाहर भाई लाल बहादुर, जवाहर 1964 तक, ठीक। बहादुर जी 1964 से 1966 तक। फिर इंदिरा जी 1966 से 1977 तक। मोरारजी देसाई 1977 से 1978-79 तक, 78-79 तक। और यहाँ ये सरकारें बार बार गिरी है। चौधरी चरण सिंह 1979 से 80 तक। फिर इंदिरा गांधी 1980 से 84 तक। और राजीव गांधी 1984 से 1989 तक, 1984 से 1989 तक। ये जवाहर भये लाल बहादुर इंद्र बने मुरारी, तब चौधरी के चरण छू इंद्र भये राजी। क्लियर हो गया यहाँ पे। राजीव गांधी जी का कार्यकाल 1984 से 1989। फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह 89 से 90, 89 से 90 बड़ा महत्वपूर्ण कार्यकाल है। 89 से 90 महत्वपूर्ण कार्यकाल। ये जो ओबीसी आरक्षण जो है ये इन्हीं की देन माना जाता है। विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे ये सरकार में आए और उन्होंने ओबीसी आरक्षण को लागू करने की बात की। फिर हाई कोर्ट गया मैटर कि भैया ये ओबीसी है कौन, तो फिर वो उसकी सूची जारी की गई और तब जाके फिर ये 50 साल वाला रिकॉर्ड और ईयर हो, तब से ही मैटर बना है। फिर चंद्रशेखर की बात करें तो इनका कार्यकाल भी बहुत अल्प, 90 से 91, 90 से 91 चंद्रशेखर। और फिर नरसिंहराव, इनका कार्यकाल पूरा 91 से 96, 91 से 96 पूरा 5 साल का कार्यकाल। और इसी समय में आर्थिक सुधारों का युग, एलपीजी मॉडल, ये सब पीवी नरसिंह राव के समय में। फिर इनके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी, सबसे कम कार्यकाल किसी प्रधानमंत्री का, कितने दिन का? 13 दिन का।
13 दिन की सरकार, बार बार ये आता है अखबारों में, पेपर में, चुनावी वादों में, ये सब सारी बातें आती। 13 दिन की सरकार इनकी बनी थी 1996 में। फिर एच.डी. देवगौड़ा 1996 से 1997, 1996 से 1997। तो 1996 भारत के इतिहास के लिए एक बड़ा वर्ष। क्यों? विजय मैडम बताया 1996 भारतीय इतिहास के लिए एक बड़ा दिन, बड़ा वर्ष। क्यों? वो सर पहली बार मतलब एक साल में कांग्रेस हमारे देश में तीन प्रधानमंत्री बने थे। तीन प्रधानमंत्री देखे एक ही साल में। कौन कौन से? ये नरसिंह राव जी भी थे 96 में, अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, और एच.डी. देवगौड़ा भी थे 96 में। ठीक, तो बड़ा वर्ष हमारे देश के लिए कि एक साल में तीन प्रधानमंत्रियों ने देश की सेवा की। तो बहुत अधिक विकास हुआ होगा, बहुत अधिक विकास हुआ होगा। जैसे यदि 3 लोग मिलके सब्जी बनाए और नमक डाला या नहीं डाला, इस कंफ्यूजन में तीनों नमक डाल देते, कैसा बनेगा? तो वैसा हुआ होगा इस साल एकदम, है ना। तो ऐसे समय में विकास नहीं होता। विकास तब होता है जब सरकार स्थायी बनी रहे। ठीक, इसके बाद में गुजराल, आई.के. गुजराल 97 से 98 तक, 1997 से 98 तक बड़े विद्वान थे ये गुजराल जी जो है। गुजराल सिद्धांत वगैरह, विदेशों से हमारे कैसे संबंध हो, इसके ऊपर बहुत अधिक बड़ी सोच थी इनकी। गुजराल सिद्धांत हमें पढ़ना होता है पॉलिटिकल साइंस में, पढ़ेंगे इसे। गुजराल 1997-98 में। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी 2004। ये लंबा कार्यकाल इनका, पूरा 5 साल का कार्यकाल। यहाँ के अंतिम दिन, यहाँ के शुरुआत के दिन। अभी 6 वर्ष दिख रहा होगा लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक, फिर मोहन 4 से 14, 4 से 14, पूरे कितना समय इनका? 10 वर्ष का। 2 कार्यकाल इन्होंने पूरे किए, पूरे 2 कार्यकाल मनमोहन सिंह जी के द्वारा। राज्यसभा के सदस्य थे, जब प्रधानमंत्री बने तब राज्यसभा के सदस्य थे। और फिर मोदी सरकार 2014 से लगातार अभी बने हुए हैं, तो इसलिए इसको बदला ही नहीं अपन ने। और फिर जब कभी सत्ता परिवर्तन होगा तो बदल देंगे। ठीक, स्थायी तो कुछ रहा नहीं है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो ये याद रखेंगे हम, भारत के प्रधानमंत्री कब कौन बने हैं, किस नंबर के बने हैं। और व्यक्तिगत रूप से अब इनकी एक सूची बना लो, तो व्यक्तिगत रूप से कौन से नंबर के प्रधानमंत्री रहेंगे, ये हमारी सूची बन जाएगी। अभी समय है हमारे पास में, अभी हम पढ़ेंगे लोकसभा। लोकसभा आर्टिकल 81। लोकसभा, लोकसभा, और यह है आर्टिकल 81। कल हमने बहुत अच्छे से इसे पढ़ लिया है वैसे, लोकसभा आर्टिकल 81 को। फिर भी हम देखेंगे स्थापना के समय सदस्य संख्या। स्थापना के समय सदस्य संख्या, सदस्य संख्या, तो ये थी 552 कब हुई ये बता रहा हूं मैं। 500। ठीक, स्थापना, अब जब लोकसभा की जो स्थापना हुई है वो 1952 मान के चलेंगे अपन, है प्रथम लोकसभा। तो 500 सदस्य संख्या थी, लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956, जिसके तहत राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, तो इसके तहत सदस्य संख्या कितनी हो गई? 552। लिखेंगे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। राज्य अभी भी नहीं हुई है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत सदस्य संख्या हो गई 525।
525 राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 525 और 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967। 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967, इसके तहत भी है 552। तो ये याद रखना है कब कितने थे। कब 525, कब 552। तो जब स्थापना हुई तब कितने सदस्य? 500। सातवां संविधान संशोधन या राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, तो इसके आधार पर 525 और 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 सिक्किम राज्य जब इसे बनाया गया था तब कितना हो गया? 552। तब हो गई 552। परिसीमन आयोग की बात की अपन ने। परिसीमन आयोग के सदस्य संख्या कुल निर्धारित करता है परिसीमन आयोग। कौन होता है परिसीमन आयोग का अध्यक्ष? मुख्य निर्वाचन आयोग। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है वो परिसीमन आयोग का भी अध्यक्ष होता है। तो परिसीमन आयोग ये निर्धारित करता है संसदीय क्षेत्रों का सीमांकन। परिसीमन आयोग का कार्य है संसदीय क्षेत्रों का सीमांकन। और अभी तक 1952, 1962, 1972 और 2002 कितनी बार? 4 बार जो है परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। 1952, 1951 की जनगणना के आधार पर, 1962, 1961 की जनगणना के आधार पर, 1972, 1971 की जनगणना के आधार पर और 2002, 2001 की जनगणना के आधार पर। 42वां संविधान संशोधन, या फिर लिखेंगे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। लोकसभा सीटों का आवंटन, लोकसभा सीटों का आवंटन 2003 तक स्थिर रहेगा, ये बोल दिया। अब देखो 1972 में परिसीमन आयोग का गठन हुआ। उन्होंने अपनी अनुशंसाएं दी, ये अनुशंसाएं सदन में रखी और सदन ने एक अधिनियम पारित कर दिया कि संसदीय सीटों को अभी घटाना बढ़ाने की जरूरत नहीं है, अब 2-3 और जनगणना हो जाने देते और फिर देखेंगे। तो 2003 तक ये बोला कि 2001 में जनगणना होगी, 2002 में परिसीमन आयोग का गठन होगा और फिर निर्णय लेंगे कि सीटों को बढ़ाना है या नहीं। क्लियर हो गया। फिर 2001 की जनगणना के आधार पर 2002 में परिसीमन आयोग का गठन किया और 2002 के परिसीमन के बाद में 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। ये 2001 की परिसीमन आयोग के बाद में, ये 2002 में परिसीमन आयोग का गठन किया, 2001 में जनगणना हुई, 2002 में परिसीमन आयोग का गठन और उनकी अनुशंसा के आधार पर उसी वर्ष में एक अधिनियम भी पारित कर दिया। तो क्या किया इसमें कि लोकसभा में सीटों का आवंटन 2026 तक स्थिर है, 2026 तक स्थिर रहेगा। और किस जनसंख्या के, किस जनगणना के आधार पर? 1971 की जनगणना के आधार पर स्थिर रहेगा। सीटों का आवंटन देख लेते हैं। ये तो वैसे सबको पता है, सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन। तो कुल कितनी है? 552, कुल 552। तो इसमें से
हम देख लेंगे निर्वाचित, है ना। तो दो भागों में बांट लेंगे इसे, दो भागों में, एक निर्वाचित और दूसरा मनोनीत। मनोनीत और निर्वाचित। निर्वाचित भी दो जगह, एक राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से। केंद्र शासित प्रदेशों से। तो मनोनीत तो दो है, क्लियर ही हो गया। राज्यों से कितने? 530 और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने? ये 530 और इधर 20। केंद्र शासित प्रदेशों से 20 और राज्यों से 530। लेकिन अब यहाँ पर सीटों के विषय में वर्तमान में 545 पर निर्वाचन होता है। सर्वाधिक लोकसभा की सीटें किसके पास में है? उत्तर प्रदेश। कितनी है? 80। सर्वाधिक सीटें कितनी है? 80। मध्य प्रदेश के में कितनी है लोकसभा सीटें? 29। अब ये याद रखो, राज्यसभा की 11, लोकसभा के 29 और राज्य विधानसभा की 230। यदि पहले देखा जाए, पहले तो राज्य विधानसभा की 320 और राज्यसभा की कितनी सीटें मिली है छत्तीसगढ़ को? 6। तो 11 और 6 17। पहले कितनी रही होगी? 17। और लोकसभा की कितनी मिली है? 90। इसको देख लेना, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, शायद 90 दी है, सॉरी 90 नहीं, अभी तो 29 है हमारे पास में। वो राज्य विधानसभा की 90 दी है उनको, विधानसभा की 90 और हमारे यहाँ की 230। तो ये 320 हो, पहले 320 थी, अब 230 है, क्योंकि 90 विधानसभा सीटें उधर चली गई। तो ये अभी लोकसभा की 29 है, छत्तीसगढ़ चलो छोड़ जाते हैं। आर्टिकल, अब लोकसभा की सीटों का आरक्षण के विषय में हम चर्चा कर लेते हैं। कभी बोला भी होगा कि ये 2-3 आर्टिकल जो बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहला 330 लोकसभा में SC/ST वर्ग के लिए आरक्षण। SC/ST वर्ग के लिए आरक्षण। तो जैसे मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं, 29 में से 10 आरक्षित हैं, 6 ST के लिए और 4 SC के लिए आरक्षित हैं। तो कौन कौन सी लोकसभा सीटें आरक्षित है, इससे संबंधित भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो 330 लोकसभा में SC/ST वर्ग के लिए सीटों का आरक्षण, क्लियर रहेगा। 331 नहीं, 331 लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण, 2 एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण, यदि उनका प्रतिनिधित्व नहीं है तो। फिर अनुच्छेद 332 क्या है? राज्य विधानसभा में SC/ST के लिए सीटों का आरक्षण। राज्य विधानसभा, ये लोकसभा से संबंधित ही नहीं है, ये विधानसभा से संबंधित है, लेकिन हमने क्रम से एक जगह लिख लिया है ताकि किसी कोई कंफ्यूजन न हो। राज्य विधानसभाओं में SC/ST के लिए आरक्षण। और आर्टिकल 333 क्या होगा? राज्य विधानसभाओं में 1 एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण, और वो भी कब? जब प्रतिनिधित्व न हो। क्लियर हो गया? 30, 31, 32, 33, 30 और 31 लोकसभा से, 32, 33 राज्य विधानसभा से। 30 SC/ST के लिए आरक्षण, 31 एंग्लो इंडियन, 32 SC/ST के लिए आरक्षण, 33 एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण। ठीक,
334 ये भी महत्वपूर्ण है। 334 SC व ST सीटों का कतिपय अवधि तक बने रहे। ये जो आरक्षण है ये हमेशा हमेशा के लिए नहीं था। ये आरक्षण जो है ये हमेशा हमेशा के लिए नहीं था कि कुछ समय अवधि तक बने रहना। और ये बोला गया है कि कब तक बना रहना है, तो सरकार इसमें विधि द्वारा निर्धारित करेगी। तो जैसे जैसे समयावधि होती है फिर एक अधिनियम आता है और उसकी समय सीमा को बढ़ा दिया जाता है। जैसे 95वां संविधान संशोधन अधिनियम 2009 95वां संविधान संशोधन अधिनियम 2009, इसके तहत कब तक बढ़ा दिया? 2020 तक। और इसके बाद में 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 कब तक बढ़ा दिया? 2030 तक। और 104वां संविधान संशोधन 2019 में एक और परिवर्तन किया, जो 31 और 33 के तहत जो एंग्लो इंडियन का आरक्षण था उसे समाप्त कर दिया गया। चलो आज के लिए इतना ही। लोकसभा वाला जो पार्ट है उसे कल हम पढ़ेंगे और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होगा अल्ट्रा विस्टा प्रोजेक्ट। पढ़ा है क्या आप लोगों ने? नई संसद भवन का निर्माण। जब लॉकडाउन लगा हुआ था, कोरोना महामारी फैली हुई थी, तब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र में ट्रक जो है वो धड़ल्ले से चल रहे थे। क्यों चल रहे थे? क्योंकि वहां पर नई संसद भवन का निर्माण हो रहा था। तो कल इस विषय में अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं कल ऐसी बेहतर क्लास के साथ में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।